नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है और यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को कोविड हो चुका है उन्हें रिकवरी के 6 महीने तक वैक्सीन न दी जाए। शुरुआत में कोविशील्ड की 2 डोज का अंतर 4 से 6 हफ्ते था। फिर मार्च में केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की 2 डोज का अंतर 4 से 8 हफ्ते कर दिया था। 2 डोज के बीच अंतर बढ़ाने की इस वक्त क्या जरूरत पड़ी और यह अंतर बढ़ने से क्या वैक्सीन के प्रभाव पर कोई असर होगा? इन सवालों के जवाब आपको विस्तार से देंगे। हमने इस पर रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है। इसके बाद आपको बताएंगे कि भारत का वैक्सीन लॉक कब खुलेगा, भारत में वैक्सीन की जो कमी है उससे लोगों को निजात कब मिलेगी, उन्हें वैक्सीन का स्लॉट कब मिलेगा, क्या ग्लोबल टेंडर निकालकर तमाम राज्य वैक्सीन की कमी पूरी कर पाएंगे। 4 अप्रैल से 8 मई के बीच भारत में केस लगातार बढ़े हैं और वैक्सीनेशन कम होता गया है। ये समीकरण कैसे बदलेगा, इस पर बात करेंगे। कोई कोरोना संक्रमित है या नहीं, ये शंका आरटीपीसीआर टेस्ट दूर करता है। समस्या यह है कि टेस्ट के नतीजे देर से आते हैं, नतीजों में गलती की आशंका रहती है। पिछले दिनों हर 5 में से 1 रिपोर्ट गलत आ रही थी, लेकिन डीआरडीओ ने आरटीपीसीआर टेस्ट में सॉफ्टवेयर के जरिए इनोवेशन किया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने कैसे इस टेस्ट की रिपोर्ट आने की स्पीड बढ़ाई और गलती की आशंका कैसे खत्म की, ये आपको बताएंगे। आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। रूस से आई स्पुतनिक वी वैक्सीन अगले हफ्ते से भारतीय बाजार में बिकने लगेगी और भारत में रोज सामने आने वाले कोरोना के नए मामले अब भी 3.5 लाख से ऊपर हैं और 4,000 से ज्यादा मौतें अब भी रोज हो रही हैं। लेकिन भारत में कोरोना इन्फेक्शन की आर वैल्यू खत्म हुई है, यानी संक्रमण पहले के मुकाबले धीमा हुआ है। 5 मार्च को भारत की आर वैल्यू 1.08 थी, जो अप्रैल में बढ़कर 1.56 हो गई थी। लेकिन 5 मई को भारत की आर वैल्यू 1.09 हो गई। महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की आर वैल्यू 1 से कम हो गई। दूसरी लहर के कहर के बीच संक्रमण का धीमा होना थोड़ी राहत की बात है। लेकिन पहले वैक्सीन से जुड़ी खबर। कोरोना वैक्सीन की भारी कमी के बीच आज वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप कम होने का फॉर्मूला सरकार को सुझाया गया था। फॉर्मूला यह कि कोविशील्ड के 2 डोज के बीच का गैप बढ़ा दिया जाए। यह सिफारिश वैक्सीनेशन पर बने राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह ने दी है, जिससे सरकार ने मंजूरी दे दी। इसके बाद अब कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज के बीच का अंतर बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया गया है। यानी अगर आपने इस महीने वैक्सीन लगवाई तो अगली डोज आपको अगस्त सितंबर में लगेगी। मार्च में केंद्र सरकार ने कोविशील्ड की 2 डोज के बीच 4 से 8 हफ्तों का वक्त रखा था। शुरुआत में यह समय सीमा 4 से 6 हफ्ते थी। हालांकि कोवैक्सीन की दूसरी डोज के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकारी पैनल की दूसरी बड़ी सिफारिश यह है कि जिन लोगों को कोविड की पुष्टि हो चुकी है उन्हें रिकवरी के 6 महीने तक वैक्सीन न दी जाए, जिसे सरकार ने अभी मंजूरी नहीं दी है। फिलहाल विशेषज्ञ रिकवरी के महीने भर बाद वैक्सीन लगवाने की सलाह देते हैं। सरकारी पैनल ने एक और सिफारिश की है, वो ये है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी वैक्सीन लगवा सकती हैं। हाल की रिसर्च में पाया गया कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने से गर्भ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। हालांकि अब तक विशेषज्ञ सलाह देते थे कि गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के बाद वैक्सीन लगवानी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कोविशील्ड की दूसरी डोज देर से लगवाने की सिफारिश का आधार क्या है और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 6 महीने तक वैक्सीन न लगवाने का क्या वैज्ञानिक आधार है। इन सवालों का जवाब देने के लिए हमने ये रिसर्च रिपोर्ट तैयार की है, जो मेडिकल तथ्यों और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। ऐसे वक्त में जब दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव की स्पीड वैक्सीन की कमी के चलते घटती जा रही है और वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई का गैप तेजी से बढ़ता जा रहा है, तब कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच का गैप बढ़ा देने की सिफारिश को सरकार ने मंजूरी दे दी है। 4 to 6 वीक का जो फैसला था वो उस समय जो डेटा उपलब्ध था, जो गाइडेंस थी कोविशील्ड के डेटा के बेस के रेगुलेटर्स की, उसके अनुसार वो फैसला हुआ। एंटेगी बार बार इस चीज को मिलकर करती है, तो जो अभी फैसला हुआ है वो पीरियोडिक रिव्यू का एक हिस्सा है। उस टाइम पे लगा कि ये ठीक नहीं है, सिर्फ उसको 6 to 8 वीक्स तक पुश किया गया और अब लगा कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस यूके का दिख गया है। ये वैक्सीन अभी इजाद हुए हैं, ये दिसंबर का वैक्सीन है। ये रियल लाइफ में इस्तेमाल होने से जो सोच आई, उस सोच के बेस के ऊपर कॉन्फिडेंस मिला और ये फैसला किया गया है।
सरकार ने कोविशील्ड की डोज के बीच दूसरी बार गैप बढ़ाया है, लेकिन लोग संदेह जता रहे हैं कि इससे वैक्सीन की एफिकेसी यानी प्रभावशीलता कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिकल जर्नल द लेंसेट में छपी स्टडी के मुताबिक 12 हफ्तों के अंतराल पर कोविशील्ड की डोज देने पर उसका असर बढ़ जाता है। कोविशील्ड की उत्पादक कंपनी एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ने भी कहा था कि अगर डोज के बीच 2 से 3 महीने का अंतर हो तो वैक्सीन 90% तक असरदार हो सकती है। वैक्सीन डोज गैप को लेकर सरकारी पैनल ने जो सिफारिश आज की है, उसकी वजह सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला आज तक को महीने भर पहले बता चुके हैं। I'm only echoing what the CEO of AstraZeneca has said, and it's come out from Oxford and AstraZeneca from the trials, because one arm, which did it with 1 month apart, was 60% effective to 70% effective, as you mentioned. And there was another few thousand group of patients where they gave a gap between dose 1 and dose 2. And that's where they found 90%. So, the regulator is going to recommend 1 month to 3 months as a gap. ब्रिटेन और कनाडा में कोविशील्ड की दूसरी डोज 4 महीने बाद ही दी जा रही है। ब्रिटेन के हेल्थ रेगुलेटर ये इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की वैक्सीन, और इसके ऊपर कोविड में हमने एक चीज देखा है कि जो चीज लास्ट ईयर हम जो ठीक थी ये साल ठीक नहीं, तो इसमें थोड़े बहुत तो चेंजेस आइए और ये चेंजेस हमको एक्सेप्ट करने पड़े। उसमें अभी उसके पीछे हमको जाके कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन 2 चीज है कि हमको सबसे ज्यादा लोगों के कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ये इसके पीछे का बेसिस है। हमको जितने ज्यादा लोगों में वैक्सीनेशन करके टीकाकरण करके जितने जल्दी कर सके उसके पीछे ये तात्पर्य। एक्चुअली इफ यू आस्क मी कि हमारे पास यदि 2 बिलियन डोसेस होते थे आज, तो हम सबको महीने महीने के गैप में ही लगवा देते, लेकिन हमको वस्तुस्थिति भी देखनी चाहिए और उसी अनुषंग से जितने ज्यादा लोगों को हम कवर कर सकते हैं वो भी बेसिस है इसके ये डिसीजन। यानी कि ये बात तो आपने स्वीकार की ना कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है, उसकी कमी है, इस वजह से भी ये फैसला लिया जा रहा है। उसमें तो 2 राय है ही नहीं मैडम। हमको सबको पता है कि अभी अपने पास दिया है। फिलहाल भारत सरकार वैक्सीन की किल्लत से जूझ रही है।
गवर्नमेंट और प्राइवेट फैसिलिटीज में वैक्सीन की दूसरी डोज या पहली डोज भी नहीं मिल पा रही है। तो सवाल ये है कि अगर ये निर्णय 1 महीना पहले लिया होता तो क्या भारत में वैक्सीन की किल्लत को लेकर कोई फर्क पड़ता या नहीं, इस पर सोच विचार किया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। या आपको बता दें कि दूसरी डोज में गैप का नया नियम सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन पर लागू होगा। कोवैक्सीन के डोज इंटरवल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं तो यह भी समझा जाना चाहिए कि वैक्सीन की 2 डोज के बीच का गैप बढ़ाने से ही फायदा नहीं होता, बल्कि गैप कम रखने से भी अपने फायदे होते हैं। इस बारे में विशेषज्ञ कहते हैं कि गैप कम होने से कम समय में ज्यादा लोगों को दोनों डोज देकर इम्यून किया जा सकता है, जिससे संक्रमण की दर गिरती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार सिंगल डोज के मुकाबले डबल डोज लेने वालों को संक्रमण होने का खतरा हमेशा कम रहता है। डबल डोज ले चुके लोगों के मुकाबले सिंगल डोज लेने वाले लोगों से दूसरों में संक्रमण फैलने का खतरा भी ज्यादा रहता है। कम गैप में दोनों डोज लेने से एक फायदा यह भी होता है कि वायरस को म्यूटेट होने का समय कम मिलता है और उसके नए वेरिएंट की जो आशंका होती है वो भी कम होती है। इसीलिए कई मेडिकल एक्सपर्ट्स ये सलाह देते हैं कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं है तो सभी को जल्द से जल्द वैक्सीन की दोनों डोज दे देना ज्यादा फायदेमंद है। शायद यही वजह है कि अगर कोविशील्ड को छोड़ दें तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रचलित वैक्सीन की दोनों डोज के बीच गैप कम है। फाइजर की वैक्सीन के दोनों डोज के बीच अंतर 21 दिन का रखा गया है, जबकि मॉडर्ना की दूसरी डोज 28 दिन बाद लगाई जा रही है। रूस की स्पुतनिक वी की 2 डोज के बीच 21 दिन का गैप होता है। भारत में भी जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी तो वैक्सीन डोज के बीच 28 दिन का गैप रखा गया, जिसे बाद में बढ़ाकर पहले 4 से 8 हफ्ते और अब कोविशील्ड की वैक्सीन डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते के अंतर को मंजूरी मिल गई है। इससे वैक्सीन की एफिकेसी पर तो फायदा होगा ही, लेकिन सरकारों को वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए भी समय मिल जाएगा। देश में वैक्सीन की कितनी कमी है, कितना बड़ा संकट है, कैसी मारामारी है, ये पूरा देश देख रहा है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे शहर का वही हाल है। रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वैक्सीनेशन का स्लॉट नहीं मिलता, स्लॉट मिलता है तो कैंसिल हो जाता है। 18+ आबादी के लिए पहली डोज आसानी से मिल नहीं रही। 45+ वालों को दूसरी डोज देने के लिए मारामारी है। 18+ आबादी का टीकाकरण बड़े जोर शोर से शुरू हुआ था, लेकिन 2 हफ्ते में ही पूरे अभियान की हवा निकलने लगी। जगह जगह 18+ आबादी का टीकाकरण बंद होने लगा। इस संकट के बीच सरकारें खुद को कैसे लाचार बता रही हैं, इसे आप केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ के एक बयान से समझ सकते हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि जितनी वैक्सीन चाहिए उतनी नहीं मिल रही तो क्या सरकार के लोग फांसी लगा लें। अब सोचिए, जब ऐसी बातें हो रही हैं तो सब भगवान भरोसे ही है। कहने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अब सबसे बड़े संकट और उस कड़वे सच का सामना कर रहा है, जो सच वैक्सीन की कमी से साफ साफ सबको दिख रहा है। नहीं तो कोई वजह नहीं थी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य 18+ आबादी के टीकाकरण को रोक देते। नहीं तो कोई और वजह नहीं थी कि देश की राजधानी से लेकर करीब करीब हर शहर में वैक्सीन के लिए मारामारी है। हालत यह है, महाराष्ट्र में 18+ आबादी का टीकाकरण तत्काल रोक दिया गया और इस एज ग्रुप के लिए जो वैक्सीन खरीदी गई थी उसका स्टॉक 45+ आबादी की दूसरी डोज के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि महाराष्ट्र का कहना है कि केंद्र से 45+ आबादी के लिए पर्याप्त वैक्सीन मुहैया नहीं हो रही। महाराष्ट्र में 45+ आबादी के 20 लाख लोग दूसरी डोज का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें दूसरी डोज देने में देरी नहीं की जा सकती। देश भर की तरह मुंबई में भी वैक्सीनेशन गति स्लो है। जितने डोजेस की आवश्यकता है उतने डोजेस अवेलेबल नहीं होने की वजह से रूल भी जो है वो चेंज हो रहे हैं। इस वक्त हम मुंबई के कोहिनूर पार्किंग लॉट का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर है। यहाँ पर नए रूल के मुताबिक 18 और 45 जो एज ग्रुप के लोग हैं, मुंबई और महाराष्ट्र में इन एज ग्रुप के लोगों के लिए वैक्सीनेशन टेम्पररीली बंद कर दिया गया है। अब जो 60+ लोग हैं जिनका सेकंड डोज है वो लोग मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे के दिन वॉक इन कर सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर में, लेकिन उसके अलावा बाकी हफ्ते के जो दिन है उसमें अपॉइंटमेंट्स और स्लॉट्स उनको लगेंगे, तभी वैक्सीनेशन सेंटर में एंट्री मिल पाएगी। तो इसका सीधा असर आप देख पा रहे हैं कि मुंबई में जहां पर लाइन और लंबी लंबी लाइन और गर्दी के दृश्य सामने आते थे, अब वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो रिलेटिवली खाली है। महाराष्ट्र में अब 18+ आबादी का वैक्सीनेशन फिर से कब शुरू होगा, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सीरम ने 20 मई तक कोविशील्ड की 1.5 करोड़ शीशियां
देने की बात कही है और ये वैक्सीन आने के बाद ही कुछ हो सकता है। कुछ इसी तरह का हाल कर्नाटक में है, जहां 18+ का आबादी का टीकाकरण रोक दिया गया। वहां 10 मई से 18+ आबादी का टीकाकरण शुरू किया गया था, लेकिन 2 दिन बाद ही कह दिया कि टीके की कमी से इसे बंद करना होगा और बचे हुए टीकों का इस्तेमाल 45+ वालों की दूसरी डोज के लिए होगा, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। दिल्ली का हाल भी महाराष्ट्र कर्नाटक से अलग नहीं है। 18+ आबादी का वैक्सीनेशन शुरू होने के 10 दिन के अंदर कोवैक्सीन का स्टॉक करीब करीब खत्म हो गया। कुछ पता नहीं कब 18+ का वैक्सीनेशन बंद हो जाए। दिल्ली में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के सवाल है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक की है उसकी कमी है, उसका जो स्टॉक है वो समाप्त हो गया है। लेकिन हम जिस अभी वैक्सीनेशन सेंटर पर खड़े हैं, ये कोवैक्सीन का ही वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर लोग आए भी हुए हैं। उन्हें बताया भी गया है कि आज कम से कम कोवैक्सीन है। We were sure कि we'll get कोवैक्सीन today। ये एक लोगों के मन में डाउट भी होगा कि अगर आज कोवैक्सीन आज के बाद खत्म है तो पहला डोज लगवा रहे हैं, दूसरी बार जब आएंगे तो क्या उसकी उपलब्धता होगी नहीं होगी, उसको लेकर के सवाल है। देश में 2 ही कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं और दोनों कंपनियां अभी उतनी सप्लाई नहीं कर पा रही हैं जितनी वैक्सीन की डोज की जरूरत है। कोविशील्ड बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के आदार पूनावाला खुद कह चुके हैं कि जुलाई तक वैक्सीन की कमी रहेगी। वैक्सीन बनाना ऐसा काम है जिसे रातों रात नहीं बढ़ाया जा सकता। सरकार ने कोविशील्ड के लिए 26 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दिया था, जिसमें 15 करोड़ वैक्सीन की सप्लाई हो चुकी है। बाकी 11 करोड़ वैक्सीन की सप्लाई कुछ महीने में हो जाएगी। सरकार को यह भरोसा मिला है कि अगस्त से सीरम कोविशील्ड की 10 करोड़ डोज और भारत बायोटेक कोवैक्सीन की 7 करोड़ 80 लाख डोज बनाने लगेगा। लेकिन अगस्त तक इंतजार कैसे किया जाए और कोई गारंटी नहीं कि डोज उपलब्ध हो जाएगी। यही वजह है कि अब सप्लाई के लिए दुनिया की दूसरी वैक्सीन कंपनियों की तरफ देखा जा रहा है। ग्लोबल टेंडर जारी करने की रेस लग गई है। राजस्थान ने 1 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए ग्लोबल टेंडर देने की मंजूरी दे दी है। कर्नाटक ग्लोबल टेंडर के जरिए 2 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदेगा। उत्तर प्रदेश ने 4 करोड़ वैक्सीन डोज के लिए ग्लोबल टेंडर दिया है। हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल भी ग्लोबल टेंडर जारी करके वैक्सीन खरीदेंगे। दिल्ली और महाराष्ट्र भी वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करेंगे। मुंबई में बीएमसी पहली नगर पालिका है जिसने 1 करोड़ वैक्सीन डोज का टेंडर जारी किया है। ग्लोबल टेंडर महानगर पालिका हमारी पूरी दुनिया में, पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट महानगर पालिका है जो वैक्सीनेशन के लिए परदेशी कंपनी को ग्लोबल टेंडर करके बुला रही है। और ये हमारे देश में भी पहली महानगर पालिका है, अपना देश में दूसरा सेकंड राज्य है कि जो ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। लेकिन जितना आसान ये सब दिख रहा है उतना आसान है नहीं। राज्य अपने पैसे से वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर तो दे रहे हैं, लेकिन इससे वैक्सीन मिलने में भी एक नहीं कई अड़चने हैं। पहली बात तो ये है कि ग्लोबल वैक्सीन कंपनियों से वैक्सीन की डोज जल्द मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इन सभी कंपनियों के पास पहले से दूसरे देशों के ऑर्डर हैं। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल वैक्सीन कंपनियां भी सीमित संख्या में हैं। वैक्सीन सप्लाई करने में उनके लिए भारत प्राथमिकता होगा, ये कहा नहीं जा सकता। वो भी तब जब सीधे तौर पर वैक्सीन भारत सरकार नहीं राज्य खरीद रहे हैं। तीसरी बात यह है कि कोई भी राज्य ऐसी विदेशी वैक्सीन कंपनी से सप्लाई का करार करके भी क्या कर पाएगा अगर उस विदेशी वैक्सीन को भारत में मंजूरी नहीं मिली। भले ही केंद्र ने कहा है कि ग्लोबल अप्रूवल वाली वैक्सीन के रास्ते में भारत में कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन फिर भी कुछ नियमों और शर्तों का पालन तो करना ही होगा। इसमें भी देर लग सकती है। एक और जरूरी बात यह है कि अगर विदेशी वैक्सीन की सप्लाई की डील हो जाती है तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन कैसे मैनेज होगा, क्योंकि फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी वैक्सीन के लिए बहुत कम तापमान चाहिए। इनसे टीकाकरण उस तरह से आसान नहीं होगा जैसे कि अभी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के जरिए भारत में टीकाकरण हो रहा है, जिनकी सप्लाई चेन के लिए 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर ही चाहिए। दिल्ली से कुमार कुणाल और मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो।
हम जिस संकट में फंसे हैं वहां से निकलना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। दुनिया के दूसरे देशों पर भी महामारी की ऐसी ही मार थी, लेकिन हमें देखना और सीखना चाहिए कि आज अमेरिका कहां खड़ा है, इंग्लैंड कहां है। ये सच है कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भारत चाहे तो छोटे छोटे क्षेत्रों में रोल मॉडल पेश कर सकता है। अमेरिका जुलाई तक अपनी 70% आबादी को टीका लगा देगा। इंग्लैंड ने कहा है कि वो अगस्त तक कोविड फ्री हो जाएगा और कम से कम हर व्यक्ति को जुलाई आखिर तक वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी होगी। शायद इसीलिए उम्मीद और अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जुलाई अगस्त के बाद भारत जैसे देशों का वैक्सीन संकट कुछ कम हो सकता है। सरकार ने आज दावा किया है कि अगस्त और दिसंबर के बीच 5 महीने में 216 करोड़ डोज देश में उपलब्ध होंगे, जिससे पूरी आबादी का टीकाकरण किया जा सकता है। इसमें 75 करोड़ डोज कोविशील्ड के, 55 करोड़ कोवैक्सीन के उपलब्ध होंगे। इसके अलावा अगस्त में बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन लॉन्च होगी, जिसके 30 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। इसके साथ जाइडस कैडिला की आने वाली कोरोना वैक्सीन के 5 करोड़ डोज, अमेरिकी कंपनी नोवावैक्स के 20 करोड़ डोज मिल जाएंगे। तब तक भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन भी आ सकती है, जिसके 10 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। इसके अलावा देसी फार्मा कंपनी जेनोवा की वैक्सीन के 6 करोड़ डोज उपलब्ध होंगे। अगस्त से दिसंबर के बीच स्पुतनिक वी के 15 करोड़ 60 लाख डोज उपलब्ध होंगे। अगले हफ्ते से स्पुतनिक वैक्सीन की मार्केट में बिक्री होने लगेगी। रूस से स्पुतनिक वी के टीकों की 2 खेप भारत आ चुकी हैं। पहली खेप में 1.5 लाख टीके आए थे, जिन्हें अब मार्केट में उतारने का फैसला हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर की तबाही से पूरा भारत कराह रहा है, लेकिन क्या यह लहर अपने शिखर यानी पीक पर पहुंच गई है? अभी इसका जवाब हां या ना में देना संभव नहीं, लेकिन कोरोना की पूरी पिक्चर क्या है इसे हम आपको दिखाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जो आंकड़े जारी किए उनसे एक नई तस्वीर बन रही है। 22 से 28 अप्रैल के बीच 125 जिले ऐसे थे जहां हफ्ते के औसत में कोविड टेस्ट बढ़े, लेकिन पॉजिटिविटी रेट घटी, जबकि 29 अप्रैल से 5 मई के हफ्ते में कोविड टेस्ट बढ़ने पर पॉजिटिविटी रेट घटने वाले जिले 182 हो गए। इसी तरह 6 से 12 मई के 7 दिनों में कोविड टेस्ट बढ़ने पर पॉजिटिविटी रेट घटने वाले जिले बढ़कर 338 हो गए। यह आंकड़ा बेशक थोड़ी राहत देता है, लेकिन कोविड-19 के मौजूदा असर को समझने के लिए कुछ और आंकड़े देख लेते हैं। 13 मई के आंकड़ों के अनुसार 12 राज्यों में 1 लाख से अधिक सक्रिय केस हैं, जबकि 50,000 से 1 लाख सक्रिय केस वाले राज्यों की संख्या 8 है और 50,000 से कम सक्रिय केस वाले 16 राज्य हैं। 6 से 12 मई के बीच 15% से अधिक पॉजिटिविटी रेट वाले 24 राज्य हैं, जबकि 8 राज्यों में 5 से 15% की पॉजिटिविटी रेट है। 4 राज्य ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है। अब जरा उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी नजर डाल लीजिए जहां रोजाना सामने आने वाले नए केस घट रहे हैं। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, गोवा, चंडीगढ़ और लद्दाख। जबकि ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां रोजाना नए केस बढ़ रहे हैं उनमें केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी और मणिपुर शामिल है। अब आपको आर वैल्यू यानी एक संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण फैलने की दर के बारे में बताते हैं। भारत की आर वैल्यू 11 मई को घटकर 0.98 रह गई थी, जबकि 5 मार्च को यह 1.08 थी। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में आर वैल्यू 1.56 थी। संक्रमण की बुरी तरह चपेट में आए महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार में अप्रैल के मुकाबले 11 मई के आंकड़े में आर वैल्यू काफी घटी हुई है। अब इन 5 राज्यों में सिर्फ कर्नाटक को छोड़ दें तो बाकी जगहों की आर वैल्यू 1 से कम है। ये आंकड़े कोरोना की मौजूदा परिस्थिति के बारे में ये बात जरूर बता रहे हैं कि भारत में कुछ क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की गति थोड़ी मंद हुई है, लेकिन कई जगहों पर अब भी कोरोना गंभीर बना हुआ है। कोरोना से लड़ाई में आरटीपीसीआर टेस्ट बहुत अहम है, लेकिन इसे लेकर 2 समस्याएं। टेस्ट के नतीजे देर से आते हैं और नतीजों में गलती की गुंजाइश रहती है। पिछले दिनों हर 5 में से 1 रिपोर्ट गलत आ रही थी, लेकिन अब डीआरडीओ ने इस जांच के आकलन में सॉफ्टवेयर के जरिए इनोवेशन किया है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस टेस्ट की रिपोर्ट आने की स्पीड बढ़ा दी है, गलती की जो भी आशंका है वो घटा दी है। इस इनोवेशन को समझने के लिए मैं डीआरडीओ के वैज्ञानिकों से मिली, जहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट होते भी हैं, सैंपल कलेक्ट होते हैं बाकायदा, बहुत तेजी से और सटीक। देखिए ये रिपोर्ट। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि कोरोना का कोई लक्षण नहीं, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के सभी लक्षण थे,
लेकिन जब टेस्ट कराया तो रिपोर्ट नेगेटिव आई। एक्सपर्ट कहते हैं कि आरटी-पीसीआर जांच में 100 में से 80 मामलों में सही परिणाम निकल आते हैं, लेकिन 100 में से कम 20 ऐसे मामले हो सकते हैं जिसमें सही नतीजे न मिले। लोगों की मुसीबत का अंदाजा लगाइए, अगर सटीक रिपोर्ट जल्दी नहीं मिलेगी तो सही समय पर इलाज कैसे होगा? कई लोग तो ऐसे भी हैं जो रिपोर्ट के लिए 48 से 72 घंटे तक इंतजार करते हैं। रिपोर्ट में जितनी देरी उतनी ही देरी से इलाज। इस दौरान संक्रमण तेजी से बढ़ता है और ये घातक है, लेकिन डीआरडीओ ने इसकी काट निकाली। आरटी-पीसीआर को लेकर अगर संशय होता है तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके जरिए ये तय किया जाए कि आरटी-पीसीआर का जो टेस्ट रिपोर्ट है वो सही ही रहेगा? डीआरडीओ ने एक ऐसे प्रोग्राम को विकसित किया है जिसके जरिए आरटी-पीसीआर टेस्ट्स को क्रॉस चेक भी किया जा सकता है और वो 100% सही रिपोर्ट दे सकते हैं। एक्चुअली जब आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाता है वो तो हर लैब में वैसे ही हो रहा है, लेकिन जब उसका रिजल्ट आउटपुट आता है तो उसको इंटरप्रेट करने के अगर समय पे आपको एक एडिशनल चेक एंड बैलेंस रखना है, वो ये सॉफ्टवेयर करता है। और इसमें हमने बहुत रिसर्च करके ये बनाया है। हमने मैनुअली बहुत हंड्रेड्स ऑफ सैंपल्स को लगातार टेस्ट किया और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि किस तरह से ये एल्गोरिदम सेट किया जाए, किन फैक्टर्स पे ये सेट किया जाए। सो इससे एडिशनल चेक एंड बैलेंस आ जाता है, जिसका ये फायदा होता है कि जो मैनुअली आप मिस कर सकते हैं, फॉल्स पॉजिटिव आ सकते हैं या फॉल्स नेगेटिव आ सकते हैं, उसका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने जो सॉफ्टवेयर विकसित किया है उससे कोरोना को एकदम सटीक तरीके से पकड़ना मुमकिन है। नई तकनीक से न सिर्फ पहचान जल्दी होती है बल्कि रिपोर्ट में भी देरी नहीं होती। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने आज तक के कैमरे के सामने पूरी प्रक्रिया समझाई और बताया कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। इसका क्या होगा, प्रॉपर सिग्मोइडल कर्व है तो ये साइकिल जो है वो यहाँ पे आई, ये सपोज दैट 20 साइकिल है। कई बार क्या होता है कि ए रिएक्शंस में ये ऐसे उठता चला जाता है ये, तो ये जो सीटी वैल्यू है इसकी ये बहुत लो आएगी यहाँ पे, लेकिन ये प्रॉपर सिग्मोइडल कर्व वैल्यू यानी जो टेस्ट में हमें लिखा हुआ मिलता है, जिससे कोई पूछता है सीटी स्कोर क्या था। एग्जैक्टली हाँ, तो वो बहुत लो आएगी यहाँ पे, लेकिन ये एक्चुअली फॉल्स है। ये जो ये कंटिन्यूसली उठता जा रहा है ये फॉल्स है। तो ये प्रोग्राम जो है ये इस चीज को डिटेक्ट करता है और वो गॉसियन बनाता है, जिसकी वजह से आप ये फॉल्स पॉजिटिव जो है वो डिटेक्ट करके आप एलिमिनेट कर सकते हैं। या दिन में ऐसे केसेस होते हैं? ऑलमोस्ट कितना? रफली वी गेट अराउंड 2 to 3 केसेस लाइक 2 to 3 केसेस हो जाते हैं। सो 2 to 3 मतलब उस पेशेंट के हिसाब से अगर हम सोचें तो उसके ऊपर कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है एक फॉल्स रिपोर्ट के जरिए। तो इस तरह की चीज जो यहाँ पर एक प्रोग्राम के जरिए विकसित की गई है, जिसके जरिए जो आरटी-पीसीआर की सबसे बड़ी समस्या बताई जाती है, यानी कि सही रिपोर्ट नहीं आया, पर सही रिपोर्ट को सही कैसे किया जा सकता है, क्योंकि टेस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है। आखिर में आप आकलन कैसे करते हैं उस रिपोर्ट का जो आपका रिजल्ट आपके सामने 100% सही बताए। इस सॉफ्टवेयर के जरिए मरीज के आरएनए में कोविड के जीन्स तलाशे जाते हैं। कोविड मरीज के कुछ खास तरह के जीन्स के पैटर्न पकड़ में आते हैं। आरटी-पीसीआर टेस्ट तो सामान्य तरीके से किया जाता है, उसके बाद सैंपल को तेजी से क्रॉस चेक किया जाता है। ये चंद मिनटों में भी संभव हो जाता है। अगर आप देख रहे हैं ये आज का ही सुबह के सैंपल्स हैं जो हमने कलेक्ट किए थे। जो अभी आप जो बीएसएल की फैसिलिटी देखकर आ रहे हैं, तो जो सैंपल पेशेंट से कलेक्ट होता है वो पहले वहां जाता है। वहां से हम जो कोविड का जेनेटिक मटेरियल है, जो आरएनए है, वो यहाँ पर फिर लाया जाता है। फिर हम उसके साथ कुछ कंपोनेंट्स इंटीग्रेट करते हैं, जिससे फिर हम ये चेक करते हैं कि जो सैंपल हम टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर कोविड का जीन है कि नहीं। अब जैसे ये अगर आप देख रहे हैं, ये जो अलग अलग कलर्स अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं इस सैंपल को ही देखूं तो इसके अंदर ये जो आपको अलग अलग कलर जो दिख रहे हैं, यहाँ जो ग्राफ जा रहे हैं, ये अलग अलग जीन्स हैं उस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर। अगर ये अवेलेबल हैं, ये प्रेजेंट हैं उसके अंदर, तो आई वुड से दैट दिस सैंपल इज पॉजिटिव। अब इस तरह का अगर हमारे पास रिपोर्ट आती है जिसके अंदर सिर्फ हमें वो जीन नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें ये हमारा मार्कर है कि हमारा टेस्ट सही हुआ है, हमें वो जीन्स नहीं मिल रहे जो कोविड के अंदर होने चाहिए, इसका मतलब ये पर्सन नेगेटिव है। तो इस तरह से हम एक प्लेट के अंदर अगर हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल्स को हटा भी दें तो अराउंड 93 से 94 सैंपल्स हम एक बार में रिपोर्ट कर सकते हैं। देश भर में अभी भी 3.5 लाख से ज्यादा लोग हर रोज कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। 24 घंटे में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही। ऐसे में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए टेस्टिंग का दायरा बढ़ाना होगा। इसके साथ ही वक्त पर सही रिपोर्ट मिलना भी जरूरी है।
ताकि मरीजों को वक्त पर इलाज मिल सके। ऐसे में डीआरडीओ का ये नया सॉफ्टवेयर क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। जरूरी ये है कि डीआरडीओ की ये खोज जमीनी स्तर पर टेस्टिंग लैब्स को जल्द से जल्द मिल जाए। तो देखिए, वही है कि हिंदुस्तान का दिमाग है जो हिंदुस्तान की जान बचाने के लिए आज लगा है, लेकिन अगर यही प्रोग्राम देश के बाकी हिस्सों में भी इस्तेमाल में आएगा तो शायद ये समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। देश के कई राज्यों में लागू प्रतिबंधों से दुकानदारों को काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस मुश्किल में ई कॉमर्स कंपनियों का कारोबार बुलंदियों को छू रहा है। बीते 2 महीनों में ई कॉमर्स कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर जरूरी सामानों की बिक्री बढ़कर दोगुनी हो गई है। कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन में ऑनलाइन खरीदारी में जोरदार उछाल आया है। यह हाल तो तब है जबकि सरकार ने मार्केट में बंद दुकानों के मालिकों के सेंटिमेंट्स को देखते हुए गैर जरूरी शॉपिंग को ऑनलाइन माध्यम से भी करने पर रोक लगा दी है। इन गैर जरूरी सामानों की लिस्ट इतनी बड़ी है कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस डिजिटल युग में फोन और कंप्यूटर तक आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते हैं। इसके बावजूद ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर में ऑनलाइन खरीदारी दोगुनी हो गई है। Amazon, ग्रोफर्स और स्नैपडील के प्लेटफॉर्म पर ग्रोसरी, सांस्कृतिक और हेल्थ एंड फिटनेस से जुड़े सामानों की मांग 50 से 80% तक बढ़ गई है। कारोबारियों का भी मानना है कि लॉकडाउन के डर से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में राशन समेत दूसरी जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति मिलने के बावजूद लोगों की प्राथमिकता ऑनलाइन सामान मंगाना है। लॉकडाउन में ग्रोसरी, फ्रोजन फूड्स, फल, सब्जियां और मिल्क प्रोडक्ट की सेल काफी बढ़ी है। ये सेल बढ़ी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर। हालांकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस जारी करी है जिसके अंदर नॉन एसेंशियल आइटम्स को बैन करा है खोलने से और एसेंशियल आइटम्स को परमिशन दी गई है लॉकडाउन में चालू रखने के लिए, अपनी दुकानें चालू रखने के लिए। लेकिन लोगों के मन में एक भय है जो गली मोहल्लों में जाने से डर रहा है और कतरा रहा है और लोग प्रेफर कर रहे हैं कि हम ऑनलाइन ही ऑर्डरिंग करें। फ्लिपकार्ट का और ग्रोफर्स का ये मानना है कि उन लोगों की जो बढ़ोतरी है सेल्स के अंदर वो 50 से 70% की बढ़ोतरी आई है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर, लैपटॉप, क्योंकि लोग घर के अंदर बैठे हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ एक्टिविटीज करने के लिए लैपटॉप्स और ये सारी चीजें के अंदर उनकी ग्रोथ हुई है। इस समय जिन सामानों की मांग ऑनलाइन सबसे ज्यादा है उनमें शामिल हैं राशन, फ्रोजन फूड, मिल्क प्रोडक्ट्स, मास्क, सैनिटाइजर, फिटनेस बैंड और ऑक्सीमीटर। ग्रोफर्स के मुताबिक पैकेज्ड फूड में 80% तक की तेजी पिछले 2 महीने में देखने को मिली है। Amazon पर भी रोजमर्रा के सामानों के अलावा हेल्थ और हाइजीन, न्यूबिलस की खरीदारी 50% तक बढ़ गई है। स्नैपडील के प्लेटफॉर्म पर योगा एक्सरसाइज, लैपटॉप टेबल समेत बच्चों के इंडोर गेम्स की डिमांड भी बढ़ गई है। कारोबारियों का भी मानना है कि हेल्थ और इम्यूनिटी से जुड़े प्रोडक्ट की बिक्री में बीते 2 महीने के दौरान जबरदस्त तेजी आई है। कोविड इरा में कस्टमर्स अपने घर पर बैठे ऑनलाइन ऑर्डरिंग पे फोकस कर रहे हैं। घर की सेफ्टी है, प्रोडक्ट उनके द्वार पर डिलीवर हो जाता है, सारे पॉसिबल ऑप्शंस उन्हें मिल जाते हैं और कभी कभी तो डिस्काउंट्स और अच्छे डील्स में मिल जाते हैं। लेकिन टायर 1 या बिग सिटीज के अंदर ये ट्रेंड ज्यादा है। बढ़ती डिमांड के चलते ऑनलाइन कंपनियां रोजमर्रा के सामान सुरक्षित तरीके से और समय पर पहुंचाने पर फोकस कर रही है। लेकिन ग्राहकों की शिकायत है कि राशन समेत कुछ सामानों की डिमांड इस कदर बढ़ गई है कि उन्हें डिलीवरी के लिए हफ्ते तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में ई कॉमर्स कंपनियों के सामने ग्राहकों को वक्त पर सामान पहुंचाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अक्षय तृतीया के अवसर पर सोना और प्रॉपर्टी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस पर लगातार दूसरी बार लॉकडाउन का असर इस त्योहार पर पड़ने की पूरी आशंका है। पर गोल्ड और प्रॉपर्टी कारोबारी डिस्काउंट का सहारा लेकर डिजिटल बिक्री करने में जुटे हुए हैं।
भारत में निवेश के पारंपरिक और सबसे ज्यादा भरोसेमंद विकल्पों में गोल्ड और प्रॉपर्टी का नाम सबसे ऊपर आता है। भारतीयों को इन दोनों से ही अथाह प्रेम है और इनमें वो आंख बंद करके निवेश भी कर लेते हैं। इन दोनों में वैसे तो लोग कभी भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन साल भर में कुछ खास दिन इन दोनों में ही निवेश के लिहाज से सबसे शुभ माने जाते हैं। ऐसा ही एक मौका होता है अक्षय तृतीया का, और इस दिन भी लोग गोल्ड और प्रॉपर्टी में पैसा लगाने को मुनाफे के लिहाज से फायदेमंद अवसर मानते हैं। लेकिन इस बार कोरोना काल में दोनों की ही बिक्री पर ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन कारोबारियों को उम्मीद है कि ऑनलाइन माध्यमों से लोग आसानी से सोना खरीद सकते हैं, जिसकी डिलीवरी लॉकडाउन खुलने के बाद की जा सकती है। हम ज्वेलर्स भाइयों ने जो रास्ता निकाला है वो ये निकाला है कि आप लोग घर से बैठ के ही आप अपने ज्वेलर्स से बात करके उनसे गोल्ड बुक करवा सकते हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो आप उनसे डिलीवरी ले सकते हैं, और आगे भी और बहुत सारे रास्ते हैं। डिजिटल तरीके से भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं। वैसे भी जिन लोगों को निवेश के लिए गोल्ड में पैसा लगाना पसंद है और वो अक्षय तृतीया के शुभ मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं, तो कोरोना काल में सोने की चमक उन्हें जोरदार ढंग से लुभा रही है। अप्रैल में सोना 2,601 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। अगर कोरोना का डर ऐसे ही बना रहा तो साल के आखिर तक सोना 55,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच सकता है। वहीं 2022 की अक्षय तृतीया तक गोल्ड के 58 से 60 हजार तक पहुंचने का अनुमान है। सोने की तरह ही प्रॉपर्टी खरीदने को भी लोग अक्षय तृतीया पर तरजीह देते हैं। इस बार फिर सख्त लॉकडाउन में लोगों का निकलना बंद है और प्रॉपर्टी की बिक्री ठप है। लेकिन इस मौके पर प्रॉपर्टी की बिक्री बढ़ाने के लिए डेवलपर्स जी जान से जुट गए हैं और इसके लिए डिस्काउंट्स और डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। So we are expecting good numbers of sales and schemes आ चुकी है मार्केट पे अच्छी, तो कस्टमर्स को आई फील यूटिलाइजेशन करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय अ प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ रेट्स एंड द पेमेंट प्लान्स दे विल गेट। 2021 में रियल एस्टेट सेक्टर ने काफी अच्छी शुरुआत करी और कई डेवलपर्स ने रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की। अब कोविड की सेकेंड वेव में जिस तरह से केसेस धीरे धीरे कम होते हुए नजर आ रहे हैं, तो रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि वही डिमांड फिर से वापस आएगी। हालांकि ये भी तय है कि प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए ऑनलाइन माध्यम बहुत ज्यादा असरदार नहीं है। ऐसे में अक्षय तृतीया पर वही लोग प्रॉपर्टी खरीदेंगे जो इस मौके का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे या इस मौके को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत शुभ मानते हैं। ऐसे में अगर एकदम ठप पड़ी प्रॉपर्टी और गोल्ड की बिक्री में थोड़ी बहुत भी जान पड़ती है, तो भी ये लॉकडाउन के इस दौर में कारोबारियों के लिए बड़ी राहत का सबब होगा। आदित्य के राणा, आज तक।